फतेहपुर से आपको खबर देंगे, जहां धर्मांतरण के मामले में एटीएस की पूछताछ जारी है। उमर गौतम के भाइयों से एटीएस पूछताछ कर रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, एटीएस लगातार इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं और इस वक्त उमर गौतम के भाइयों से पूछताछ एटीएस कर रहे हैं और यहां उमर की संपत्ति को लेकर भी जांच जारी है। पंथुआ गांव में एटीएस की टीम पहुंची है जो पूछताछ कर रहे हैं। 4 दिनों से जिले में एटीएस ने डेरा डाला हुआ है। लगातार पूछताछ जारी है, लोगों से बातचीत की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है। संदीप केसरवानी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे खबर पर। संदीप, एटीएस की टीम ने अब तक किन किन लोगों से पूछताछ की है, पूछताछ में क्या क्या बातें निकल कर आए हैं और इस वक्त एटीएस की टीम किस किस से पूछताछ कर रही है और क्या जानकारियां मिल पाई? जैसा कि बता दूं कि एटीएस जिले के अंदर 4 दिनों से पड़ी हुई है और एटीएस जिस तरीके से लोगों से पूछताछ कर रही है, वहीं पे नूरुल हुदा की एक टीचर ने जो आरोप लगाया था कि उसने नूरुल हुदा के अंदर वहां पे हिंदू बच्चों को वहां पे उनसे उर्दू पढ़ाई जा रही, जिसको लेकर के एटीएस ने कल्पना सिंह से भी पूछताछ की है, नूरुल हुदा के वहां पे प्रबंधक से भी पूछताछ की है और उसके भाई से भी पूछताछ की जा रही है, जिसको लेकर के एटीएस यहाँ पे कई अहम सुराग भी यहाँ पे लोगों से इकट्ठा कर रही है। पंथुआ गाँव भी एटीएस पहुंची थी, जहाँ एटीएस यहाँ पे एलआईयू से भी जाकर के पूछताछ कर रही है और जिले की पुलिस से भी एटीएस द्वारा यहाँ पे मदद उनसे भी दी जा रही है। एटीएस यहाँ जिले के अंदर 4 दिनों से रुकी हुई है, जिसको लेकर के यहाँ पे कई अहम लोगों से पूछताछ भी चल रही है। हालांकि जिस लोगों से बातचीत कर रही है, वो लोगों से जब भी बात करने के लिए हम लोग पहुंच गए तो वो लोग एटीएस द्वारा जो भी पूछताछ की जा रही है उस विषय में वो लोग पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। जी संदीप, आप बता रहे हैं कि पूछताछ चल रही है। अभी और कितने लोगों से पूछताछ की जा सकती है? क्या गांव के लोगों से भी पूछताछ की गई है? गांव के लोगों से भी पूछताछ की गई है, उमर के जितने भी संपर्की थे उन लोगों से भी पूछताछ की गई है। जैसा कि ललौली थाना क्षेत्र की मदद से उसमें भी कुछ जगहों से ऐसे तक आ रहे हैं जिसको लेकर के एटीएस उनसे भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जिले के अंदर एटीएस 4 दिनों से यहाँ पे जहाँ रुकी हुई थी, एटीएस लगातार उमर के जितने भी संपर्की रहे उन लोगों से पूछताछ करके कुछ अहम चीजें यहाँ पे कलेक्ट करने पे लगी हुई है। कितनी प्रॉपर्टी है उमर गौतम की, क्या जानकारी मिल पाई है? जैसा कि उमर गौतम के पिता 2 भाई थे, जिसमें एक उमर गौतम जिससे था तो उनके 6 भाई हैं, जिनमें उमर गौतम के हिस्से में जहां तक बताया जा रहा है 12 से 13 बीघे के लमसम उसकी प्रॉपर्टी है और भी जो उनके भाइयों के पास जो प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी ये खेत इन लोगों के सभी के पूरे क्या बता रहे कि जांच फिर भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका जानकारी के लिए। उमर गौतम की अब मुश्किलें कम नहीं होंगी। एटीएस लगातार जांच कर रहे हैं और इसकी संपत्ति कितनी है, कहां पर है, कितनी जानकारी है, कितनी छुपाई हुई है किसी और के नाम से, ये सब टटोला जा रहा है, सब जांचा और परखा जा रहा है। धन परिवर्तन के मामले में एटीएस की कार्रवाई के बाद मास्टरमाइंड उमर पूछताछ में रोज नए खुलासे कर रहा है। वहीं एटीएस उमर से जुड़े हुए लोगों की पहचान भी कर रही है। इसी को लेकर यूपी के फतेहपुर जिले में अभी 2 दिन पहले एक सीबीएसई स्कूल से निकाले गए टीचर ने स्कूल प्रबंधक पर आरोप लगाया था कि उमर स्कूल में आता था और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। अब पूर्व टीचर पर के आरोप पर स्कूल की सफाई सामने आई है। स्कूल के अगर माने तो पूर्व टीचर के आरोप निराधार है। तो उमर गौतम स्कूल में आता था, ये आरोप लगा रहे हैं वो टीचर जो स्कूल से निकाले गए हैं और स्कूल में 60% हिंदू तो 40% मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं और स्कूल में पूर्व टीचर ने यह आरोप लगाया कि यहाँ धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। 12 साल से स्कूल में ये उमर गौतम आ रहा था। तो स्कूल का इतिहास क्या कहता है वो हमने आपको कुछ हद तक बताया। अब आपको सुनवाते हैं स्कूल के पूर्व टीचर ने स्कूल पर आरोप क्या लगाया है और स्कूल के प्रबंधन ने किस तरह से आरोपों को निराधार बताया। छोटे छोटे बच्चे फॉलो करते हैं, वो घर जाते हैं और वही फीडबैक जब घर जाएंगे तो वो वही करते हैं और फीडबैक भी पेरेंट्स लेके आता है। तो इसलिए पेरेंट्स हमारे कट गए हैं। आपने जहाँ डोर टू डोर भेजा था कि वहाँ पे अरबी उर्दू चलती है, नमाज सिखाती है, तो वो नमाज हमारे बच्चे घर आकर करने लगते हैं। तो मौलाना सर को अच्छी नहीं लगी मेरी बात, उन्होंने सीधा मुझे बुलाया 19 मार्च को उन्होंने मुझको बुलाया। डायरेक्टर हो कि प्रिंसिपल हो, तुम हो कौन, तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या मैं तुम्हारे कहने से दूसरी बिल्डिंग तैयार कर दूं, तो उसमें तुम मतलब बच्चों को शिफ्ट करूं नमाज के लिए। नहीं, बाहर के बच्चे भी जो है हमारे यहाँ कभी कभी आते हैं और कॉन्फ्रेंस में तो खासकर आते थे। कॉन्फ्रेंस में उम्र के अलावा और कुछ लोग शामिल, हाँ, जैसे हमारी जो है इलाहाबाद से जो है करीमुल्लाह खान साहब आते थे,
एक प्रिंसिपल थे इलाहाबाद में, शफीकुद्दीन साहब वो आते थे, और MIC स्कूल के हैं, और मदर सुहाग के प्रिंसिपल साहब हैं, CPS के हमारे जो है जो स्वामी जी हैं, दीगर स्कूलों के जिम्मेदार लोग आते थे। बीच में नाम आ रहा इस्लामिक दावा सेंटर था। नहीं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो उस सेंटर के और भी लोग आते रहे? नहीं। एक आरोप आपके ऊपर लगा है, शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि आप बात करते थे कुछ विशेष शिक्षा देने के लिए, आरोप आपके ऊपर? नहीं, वो बिल्कुल सरासर जो है हमारे पर इल्जाम है। अब प्रयागराज से खबर धर्मांतरण को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का भी साजिश में नाम है, और इन प्रोफेसर का नाम है मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद के भी साजिश में शामिल होने की खबर है। कानपुर की ऋचा देवी का ब्रेन वॉश किया गया और धर्मांतरण कराने का आरोप है मोहम्मद शाहिद, प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर। और अब मोहम्मद शाहिद परिवार के साथ फरार है। यूपी ATS लगातार प्रोफेसर की तलाश में दबिश दे रही है, ढूंढ रही है, लेकिन प्रोफेसर शाहिद फरार है। प्रयागराज में पढ़ाई के लिए कानपुर की ऋचा का ब्रेन वॉश कर उसे इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया गया था। यूपी में साजिश रचकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए जाने के मामले में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विवादित प्रोफेसर का नाम सामने आया है। आरोप है कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के इस प्रोफेसर ने कानपुर की MBA की छात्रा का इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि उसने न सिर्फ अपना मजहब बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, बल्कि धर्म परिवर्तन के बाद अपने परिवार से हमेशा के लिए नाता भी तोड़ दिया। आरोपी प्रोफेसर ATS और दूसरी एजेंसियों के अब निशाने पर है, लेकिन फरार चल रहा है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए प्रोफेसर शाहिद की पूरी कुंडली दिखाते हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस का ये प्रोफेसर है शाहिद। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का करीबी भी ये बताया जाता है। तो तबलीगी जमात आपको याद होगा, तबलीगी जमात के मौलाना साद का भी करीबी है। विदेशी जमातियों को पनाह देने के मामले में इससे पहले जेल जा चुका है 2 महीने के। तबलीगी जमात में शामिल होने के बावजूद भी कोविड का टेस्ट नहीं करवाया था। प्रोफेसर शाहिद प्रयागराज की एक कॉलोनी में रहते हैं और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। तबलीगी जमात के मुखिया का करीबी यानी कि मौलाना साद का करीबी को बताया जाता है और इस वक्त ये फरार चल रहे हैं। चलिए, तो ये तो आपने देखी विवादित प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद की पूरी कुंडली। अब आपको दिखाते हैं कैसे कानपुर के घाटमपुर से निकलकर ऋचा देवी प्रयागराज होते हुए माहिम अली बन गई। दरअसल कानपुर के घाटमपुर इलाके की बीहूपुर पहवा गांव की रहने वाली ऋचा देवी प्रयागराज के एक संस्थान से MBA की पढ़ाई उन्होंने की थी। पढ़ाई के दौरान वो प्रयागराज से प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रही थी। परीक्षाओं की तैयारी के सिलसिले में वो प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के संपर्क में आई। साल 2018 में ऋचा का धर्म परिवर्तन करवाया गया। उमर गौतम के पास से मिली लिस्ट में ऋचा देवी का नाम भी है शामिल और 12वें नंबर पर शामिल है। प्रयागराज में हुए ब्रेन वॉश के बाद ऋचा ने अपना धर्म बदल लिया था। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद ऋचा माहिम अली बन गई। फिलहाल नोएडा में रहती हैं। ऋचा उर्फ माहिम अली यहां पर काम करती हैं और हर महीने इस्लामिक संस्थान को 75,000 रुपए दान करती है माहिम अली। इतना ही नहीं, आरोपी प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का भी करीबी बताया जाता है। पिछले साल कोरोना महामारी फैलने पर विदेशी जमातियों को पनाह देने के मामले में ये प्रोफेसर करीब 2 महीने तक जेल की हवा खा चुके हैं। फिलहाल आरोपी प्रोफेसर फरार है। चलिए आपको दिखाते हैं आरोपी प्रोफेसर के घर पर पहुंची ABP गंगा की टीम ने देखा क्या। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विवादित प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद नई मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर शाहिद पर कानपुर के घाटमपुर इलाके की एक छात्रा का ब्रेन वॉश कर उसका धर्मांतरण कराने का आरोप है। फिलहाल ATS की टीम प्रोफेसर की तलाश कर रही है। प्रोफेसर शाहिद इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में लंबे अरसे से प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। वो बच्चों को पढ़ाते हैं और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल वो जमातियों की मदद करने के आरोप में जेल गए थे। उन पर मौलाना साद से रिश्ते रखने का भी
आरोप है, उस मामले में भी छानबीन अभी चल रही है। और अभी जो ताज़ा मामला सामने आया है उसके मुताबिक कानपुर के घाटमपुर इलाके की ऋचा नाम की एक छात्रा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आई थी। वो प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान वो प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के संपर्क में आई। आरोप ये है कि प्रोफेसर शाहिद ने ही इस छात्रा का ब्रेन वॉश किया, उसका धर्मांतरण करा दिया, उसे ऋचा से मोमिन अली बना दिया और इसके बाद जो है वो उसने अपने घर से रिश्ता तोड़ लिया। वो नोएडा में नौकरी करने लगी। नौकरी के जो पैसे मिलते हैं उस पैसे को वो एक मस्जिद को दान कर देती है। उसने घर वालों से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखा है और आरोप है कि इस सारे बदलाव के पीछे, इस धर्मांतरण के पीछे प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का ही हाथ है। प्रोफेसर शाहिद ने ही इस छात्रा का ब्रेन वॉश किया था। ब्रेन वॉश हुए करने के बाद ही इसने अपना धर्मांतरण किया, अपने घर वालों से रिश्ते तोड़ लिए और कई और मामलों में भी प्रोफेसर शाहिद का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल एटीएस को प्रोफेसर शाहिद की तलाश है और उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर रखा है। उनके घर पर भी ताला लटका हुआ है, वो घर पर भी नहीं है। कहाँ गए हुए हैं इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। और आपको बता दें कि जो प्रोफेसर शाहिद हैं वो पिछले साल जमातियों की मदद करने के आरोप में, मौलाना साद से संपर्क रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। तकरीबन 2 महीने तक उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। ये मामला खत्म हुए अभी 1 साल का भी वक्त नहीं बीता है कि प्रोफेसर शाहिद नई मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अब प्रोफेसर शाहिद से सवाल है और पहला सवाल यह है कि एटीएस ने तलाश की तो फिर फरार क्यों हो गया प्रोफेसर शाहिद। दूसरा सवाल, अगर बेकसूर है तो भाग क्यों रहा है प्रोफेसर शाहिद। ये एबीपी गंगा के सवाल है प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब भाग क्यों रहे, अगर आप बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं तो फिर भाग क्यों रहे हैं। प्रोफेसर शाहिद ने अपना मोबाइल नंबर बंद क्यों कर रखा है, ये सवाल है एबीपी गंगा के। लड़की के घर वालों ने प्रोफेसर शाहिद का नाम ही क्यों लिया, आखिर प्रोफेसर शाहिद का ही नाम क्यों लिया, क्या क्यों भाग रहा है प्रोफेसर शाहिद, ये एबीपी गंगा के सवाल हैं। अगर आंख साफ है दामन, अगर बेकसूर हो तो सामने आओ, एटीएस के सवालों के जवाब दो।